जी, एक न्यू रूटीन जो है वो ऐड करने लगे हैं। अब किसके लिए करनी है? एक आउट पैरामीटर के लिए करनी है। कोई भी नेम कर लेते हैं। अभी हम काउंट के लिए बना रहे हैं तो इसका नाम ये रख लेते हैं, काउंटर। अब टाइप प्रोसीजर ही रहेगी। पैरामीटर कौन सा लेंगे? आउट टाइप का पैरामीटर लेंगे, ठीक है। पैरामीटर का नेम कोई सेट करते हैं, या सिंपल काउंट रखते हैं। लेंथ, अच्छा काउंट जो है वो इंटीजर टाइप में ही होता है। हमने करना क्या है, आप आउट पैरामीटर के साथ इन पैरामीटर भी ले सकते हो, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप ऐसे कर सकते हो कि हमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज को आउट कराना है, एक ऐसे नेम को आउट कराना है जिसका क्या है, जिसकी आईडी या जिसका रोल नंबर जो है वो ट्रू है। ठीक, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, सिलेक्ट क्या करोगे, नेम फ्रॉम std अंडरस्कोर डेटा, हमारे टेबल का नेम, वेयर id इक्वल्स टू 2। ये क्या चीज होती है, जब आप लोगों ने कोई आईडी की बेस पे क्यूरी लिखी, सिंपल क्यूरी इस तरह से लिखते हैं ना, तो हम अगर इनके साथ कोई भी पैरामीटर ले, यहाँ पर सपोज हम एक आईडी का पैरामीटर ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाता है 20, तो फिर क्या होगा, जब आउट का पैरामीटर लेना है तो सिलेक्ट नेम, जब आप उस कॉलम को सिलेक्ट करते हो उसके बाद कीवर्ड आता है इनटू। ठीक, इनटू के बाद आप क्या लिखते हो, उस पैरामीटर का नेम जिसकी टाइप आउट है, जो हमारे केस में क्या है अभी, काउंट। ठीक, फ्रॉम कहां से करना है, आपका टेबल नेम। कीवर्ड से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है इसलिए इसकी स्पेलिंग चेंज कर देते हैं। अच्छा, क्या किया कि हमने सिलेक्ट किया काउंट वो नेम को, और इनटू किस में रख दिया, काउंट में, जो हमारा आउट टाइप का पैरामीटर है। और कहाँ से सिलेक्ट करना है उसको, स्टूडेंट डेटा का जो टेबल है वहां से करना है। और कौन सा नेम करना है, जिसकी आईडी क्या है, 2। तो ये क्या करेगा, जब आप ये आईडी जो है इस वाले स्टोर प्रोसीजर को जब आप रन करोगे तो आईडी आपको पास करनी पड़ेगी। लेकिन आउट का पैरामीटर, क्योंकि हमारा आउट पैरामीटर है, काउंट जो है इसका नेम है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी टाइप की वजह से यूजर जब इस स्टोर प्रोसीजर को कॉल करेगा तब आउट पैरामीटर की वैल्यू नहीं पूछी जाएगी, सिंगल एक वैल्यू ये जो है इन आईडी की वैल्यू पूछी जाएगी। आप आईडी की वैल्यू दोगे, एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा, इस आउट वेरिएबल के अंदर ये जो आपने सिलेक्ट किया है वो आपको आउटपुट शो हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने अगर इसी चीज को करना है एक सिंपल आउट, अभी तो हम लोगों ने बात की कि हम आईडी क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, कहां से, जो यूजर डिफाइन कर रहा है, ऐसी बात है ना। यूजर क्या कर रहा है, एक आईडी डिफाइन कर रहा है और हम उस आईडी को आगे पास कर रहे हैं। लेकिन अगर सिंपल हम लोग इसको करें कि हमने कोई आईडी नहीं लेनी, हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आउट का हम एक पैरामीटर यूज कर रहे हैं, उसी के थ्रू क्या हो, हमारा प्रोसीजर जो है वो रन हो, तो फिर आप क्या करोगे, एक आउट के पैरामीटर के अंदर जो हमने काउंट के लिए चीज यूज की है, हम क्या करेंगे, पूरे कॉलम जो है उनका काउंट लिख लेंगे, मेथड कॉल करेंगे और उसके बाद क्या कर लेंगे, उसके अंदर कोई वैल्यू देंगे तो वो वहां पर आकर शो करा देगी। ठीक हो गया। अब इसको हम एक दफा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं क्या ये सही चल रहा है। इससे पहले अपनी आईडीज देख लेते हैं कि हमारे टेबल में कौन सी एग्जिस्ट कर रही हैं। ये हमारा टेबल है तो 16 आईडी है। चलो इसकी बेस से हम लोग करते हैं। नहीं, 16 आईडी में नल है। ओह सॉरी,
मैंने यहाँ पर आईडी जो है स्पेसिफाई की है 2। यहाँ पर हम लोगों ने वेरिएबल देना है आईडी का, ये जो इन पैरामीटर ये पास करना है। अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो काउंट जो है उसने क्या कर दिया, 0 रिटर्न किया। अभी फिर कुछ गड़बड़ हो रही है। सिलेक्ट नेम इनटू काउंट फ्रॉम एसक्यूएल डेटा वेयर आईडी इज इक्वल टू, नेम को कर रहे हैं टाइप वाचार 40। ठीक हो गया क्लास। यहाँ से करेक्शन ये कर लें कि ये आउट जो है ये नेम को हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं तो इसकी टाइप क्या है, वाचार आएगी। ठीक, और यहाँ पर इंटीजर आएगी। अब गो करते हैं, अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू देंगे, वैल्यू देते हैं और चेक करते हैं। तो नेम क्या आ गया, उसके अगेंस्ट जो हमने आईडी दिया यानी 16, उसके अगेंस्ट क्या नेम था, अली था, वो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। चेक कर लेते हैं टेबल में क्या हमारा नेम सही आया है। तो यहाँ पर वैसे सबके अगेंस्ट ही नेम अली ही दिया हुआ है, 16 के अगेंस्ट अली हो गया। तो यहाँ पर चेंज 23 के अगेंस्ट है, तो 23 पर भी हम अपनी इस स्टोर प्रोसीजर को चेक कर लेते हैं। तो 23 पे क्या नेम था, उस्मान, वो लिखा हुआ आ गया। अब ये चीज था कि हम लोगों ने 2 पैरामीटर्स यहाँ पर यूज किए थे, एक था इन और दूसरा था आउट। अब अगर हम लोगों ने सिंगल इसको यूज करना है, सिंगल वैल्यू के साथ, कि कोई इन पैरामीटर नहीं लेना बल्कि एक सिंगल आउट पैरामीटर के थ्रू काम करना है, कोई एक चीज सिर्फ रिटर्न करनी है बेस जी। मैम ये आपने आईडी ऐड की है तो ये नेम क्यों है? आईडी ये यहाँ पर ये देखें मैंने क्या किया, सिलेक्ट किसे किया मैंने, जी ये मैम आपने नेम को किया है। ठीक है। सिलेक्ट नेम को किया ना, वो यहाँ पर वही तो था कि इन टाइप मैंने पहले लिख दिया था, ठीक है ना। वो बस यहाँ पर, यहाँ क्या है, आपने नेम सिलेक्ट किया, जिसको सिलेक्ट करोगे वही शो होगा। सिलेक्ट नेम को किया है, नेम को सिलेक्ट करने के बाद कहाँ पर स्टोर कराया है, इस काउंट के पैरामीटर में स्टोर कराया है। ये जो आउट टाइप का पैरामीटर था, कहाँ से लेना था, std_data वाले टेबल में से लेना था। और किसकी बेस पे लेना था, ये जो आईडी का पैरामीटर जो हम यूजर से ले रहे हैं। जब आप स्टोर प्रोसीजर रन कर रहे हो, जिस तरह मैंने अभी एग्जीक्यूट किया, उसने मुझसे पूछा कि आपने कौन सी आईडी जो है यहाँ पर देनी है, तो मैंने बता दिया 16 आईडी देनी है। जब मैंने 16 आईडी दी तो उसने 16 आईडी के अगेंस्ट क्या किया, 16 आईडी वाली जो रो थी उधर जो नेम पड़ा हुआ था, उस नेम को लेकर काउंट में स्टोर करा दिया। और फिर स्टोर कराने के बाद क्या किया, वो रिटर्न कर दिया, ठीक है, आउटपुट में। अब यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं सिंपल, अगर बात करें कि आप सिंगल एक आउट पैरामीटर यूज कर रहे हो, आपने कोई इन के बेस पे नहीं काम करना, तो कैसे करोगे। अभी आप लोगों ने एक स्टोर प्रोसीजर देखा आउट का, ठीक है। आप मुझे बताओ कि एक आपने स्टोर प्रोसीजर लिखना है आउट का, पहली चीज क्या करोगे, कोई भी प्रोसीजर लिखना है उसका नेम लिख दोगे। नेम हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसका जो है काउंट नेम लिखते हैं, ठीक, क्योंकि हमने वैल्यूज काउंट करनी थी लास्ट प्रोसीजर में भी, लेकिन वो 2 पैरामीटर के साथ समझाते हुए मैंने नेम सेम ही रहने दिया। अब यहाँ पर हमने इन नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ ये लेना है, इधर क्या लेना है, काउंट जो है हमने वो एक पैरामीटर का नेम रख दिया है। इंट इसलिए लिया है क्योंकि काउंट अगर बात करें तो वो हमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है 20, इसकी लेंथ रख दी। अब इधर आकर मैंने क्यूरी क्या लिखनी है, सिलेक्ट। आप काउंट का मेथड कैसे करते थे, काउंट और उसकी पैरेंथेसिस आ जाती थी, जो फंक्शन यूज करते थे काउंट का। और काउंट के फंक्शन में हम क्या पास करते थे, कोई एक कॉलम, जिस कॉलम में क्या होती थी, जितनी वैल्यूज होती थी उनका काउंट जो है ये रिटर्न कर देता था। अब यहाँ पर आकर मैं सपोज कॉलम ले लेती हूँ आईडी का, ठीक है। तो अब क्या होगा, सिलेक्ट मैंने किस चीज को किया है, आईडी के काउंट को किया है, तो मुझे आउटपुट में क्या शो होगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू शो होगी, ठीक, क्योंकि हम सिलेक्ट के बाद जो चीज लिखते हैं वही हमारे पास शो होती है। अब सिलेक्ट ये चीज कर ली, किस में करनी है, हम कीवर्ड यूज करेंगे इनटू। जब भी आपने आउट का एक पैरामीटर यूज करना है तो आप साथ क्या करोगे, इनटू के बाद वो पैरामीटर का नेम लिख दोगे, जो हमारे केस में क्या है, काउंट,
फिर क्या करना है आगे, सिंपल फ्रॉम st_data, और फिर क्या करोगे, वेयर। अब क्या वेयर, सॉरी वेयर की कंडीशन तो यहाँ पर आएगी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, सिंपल काउंट किया है किसका, एक आईडी के कॉलम का, किस टेबल में से, स्टूडेंट डेटा में से, और उसको सेव कहाँ पे कराया है, इस पैरामीटर के अंदर। अब इसको रन करते हैं, यहां से एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करते हैं, पहली दफा कंपाइल होगा, फिर बाद जब भी आप इसको कॉल करोगे ये कंपाइलेशन नहीं होगी, काउंट। अब एग्जीक्यूट करें, किया तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, ये उस पैरामीटर का नेम जिसकी टाइप आउट थी, और उसके नीचे वो वैल्यू आ गई जितना उस कॉलम का काउंट था, उस कॉलम में जितनी वैल्यूज थी उन वो 11 वैल्यूज थी, और उनका काउंट कहाँ पर आ गया, इस काउंट की हेडिंग के अंदर आ गया। ठीक हो गया, क्लियर है सबको आउट का पैरामीटर? यस मैम। बाकी सबको भी समझ आ गई है? किसी को बात नहीं Yes, समझ ma'am. आती तो पूछ लिया करें, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या देखना है, ये था काउंट के लिए एक आउट के पैरामीटर को हमने यूज किया। अब हमने इन आउट के पैरामीटर के साथ, सॉरी पहले इसको देख लेते हैं, इसको यूज कैसे करना है पीएचपी में। अब अगर आप यहाँ स्टेटमेंट देखो तो ये वाली स्टेटमेंट, ठीक, और सिंपल अगर आप इंसर्ट डेटा की देखो, स्टोर प्रोसीजर जो करते हो, या डिलीट जिसमें इन का पैरामीटर यूज कर रहे हो, या सिंपल जो जिसमें कोई पैरामीटर यूज नहीं हो रहा, उन दोनों के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा होता है, एक ये स्टेटमेंट लिखी होती है जिसमें आप वैल्यू सेट करते हो। ठीक है, सेट किस केस में करते हो, जिसमें आप कोई वैल्यू ले रहे होते हो। सपोज ये मैं आपके सामने ओपन करती हूँ, आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, हम इंसर्ट डेटा वाला जो कोई भी हमारे पास, डिलीट का करते हैं क्योंकि ये छोटा है, एग्जीक्यूट करती हूँ, क्या मांग रहा है मेरे से, कोई वैल्यू मांग रहा है। ठीक है, मैंने इसको कोई वैल्यू दे दी, वो किया, इसने क्या किया, इस लाइन के थ्रू इस स्टोर प्रोसीजर को कॉल किया। ठीक है, आप इसको गौर से देखें, यहाँ पर सेट की, किसको सेट किया, एक पैरामीटर था p0, उसको क्या वैल्यू दे दी 16, यानी ये एक इन टाइप का पैरामीटर ले रहा था जिस पैरामीटर की वैल्यू क्या रखी थी 16। ये वैल्यू कैसे सेट हुई, ये तो उन्होंने, जब मैंने स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट किया तो ये वैल्यू मुझसे पूछी गई, मैंने वहां पर लिखी 16, तो ये वैल्यू यहाँ से सेट हो गई। और अगर आप अपने पीएचपी के कोड की बात करें तो वहां पर क्या होता है कि हम जिस भी रो की बात कर रहे होते हैं उनकी उसकी आईडी जो है हम साथ क्या करते हैं, फॉर्म के थ्रू पोस्ट कर देते हैं। ऐसे ही हम कर रहे थे ना, कि जिस भी आईडी के, वो जिस भी रो के अगेंस्ट डिलीट का बटन क्लिक हो रहा था, तो उस रो की जो आईडी थी वो हम साथ कहाँ भेज रहे थे, पोस्ट के थ्रू ऊपर भेज रहे थे, फिर हमने उसको गेट किया था, उसकी बेस के ऊपर डिलीट की क्यूरी लगा दी थी। तो ये वैल्यू जो हम यूजर से ली है, फिर इस स्टोर प्रोसीजर को कॉल करने के लिए सिर्फ ये स्टेटमेंट है, कौन सी, जिसमें कॉल का कीवर्ड आया, फिर उस स्टोर प्रोसीजर का नेम आया, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर क्या किया, ये पैरामीटर लिख दिया। ठीक है, लेकिन जब हम आउट की बात करते हैं तो यहाँ पर आउट में देखें, ये आउट में क्या है कि हमने कॉल का कीवर्ड यूज किया, उसी तरह स्टोर प्रोसीजर का नेम और एक पैरामीटर दे दिया। ये पैरामीटर आप कौन सा पैरामीटर है, ऐसा पैरामीटर नहीं है जो यूजर से लिया जाएगा, बल्कि एक ऐसा पैरामीटर है जिसके थ्रू वैल्यू यूजर को दिखाई जाएगी, यानी कॉलर को शो की जाएगी। साथ ही साथ ये एक स्टेटमेंट भी लिखी हुई है सिलेक्ट की। यही बात मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताई थी कि आउट का पैरामीटर जो होता है, उस आउट के पैरामीटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक उस स्टोर प्रोसीजर को कॉल करते हैं और दूसरा सिलेक्ट की क्यूरी लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक आउट टाइप के पैरामीटर के लिए सपोर्ट नहीं है। इस वैल्यू को शो भी तो कराना है, जब ये वैल्यू आ गई है तो इस वैल्यू को शो कराने के लिए
क्या है कि हमें सिलेक्ट लगाना पड़ेगा उस पैरामीटर के ऊपर। जब हम सिलेक्ट लगाते हैं तो सिलेक्ट का मतलब क्या होता है कि हम शो कर रहे हैं किसी चीज को। तो जब सिलेक्ट किया इसी पैरामीटर के ऊपर तो क्या हुआ, पहले तो ये वाली स्टेटमेंट से कॉल से ये स्टोर प्रोसीजर रन हुआ, फिर क्या हुआ, जो ये पैरामीटर था इस पे सिलेक्ट लगाया तो इसमें जो वैल्यू थी वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक इसीलिए हमारे पास इन दो स्टेटमेंट के बाद क्या आया, ये वाला रिजल्ट जो यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर MySQL में तो इसी तरह से है कि हमने ये दो लाइंस इधर लिख दी हैं, एक कॉल और सिलेक्ट वाली। अब PHP में अगर ये हमने काम करना है तो वहां कैसे करना पड़ेगा। जब हम सिंपल बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक क्यूरी को रन करने के लिए क्या मेथड यूज करते हैं जी क्लास, एक क्यूरी को रन करने के लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं, आप लोग बताएं, मैं इतनी देर में फाइल आप खोल लेती हूँ जी। क्लास एक क्यूरी को रन करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, MySQLite query। MySQLite क्यूरी करते हैं, हम क्यूरी लिखते हैं और उसको MySQLite क्यूरी में दे देते हैं। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो क्यूरीज आ रही हैं तो हम उसी मेथड को क्या कर लेंगे, दो दफा लिखेंगे। किसके लिए, एक तो हमें लिखना है कॉल के लिए, ये जो कॉल की स्टेटमेंट है। जब हम स्टोर प्रोसीजर सिंपल लिखते थे तो वो भी हम ऐसे ही करते थे ना कि हम कॉल प्रोसीजर जो है उसके अंदर एक स्टेटमेंट कॉल वाली लिख दी, उससे कॉल किया और उसके बाद MySQL क्यूरी में वही वाला वेरिएबल जिसमें हमने स्टोर प्रोसीजर को कॉल किया था वो पास कर देते थे, ऐसा ही था। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास एक वेरिएबल आ रहा था क्यूरी का जिसके अंदर हमने स्टोर प्रोसीजर को कॉल किया, उसी के साथ हमने क्या कर लेना है, एक और बनाना है। क्या बनाएंगे, वेरिएबल, उसके अंदर क्या करेंगे, दूसरी क्यूरी जो है वो लिख देंगे। दूसरी क्यूरी कौन सी वाली है, हमारे केस में कौन सी दूसरी क्यूरी लिखेंगे, सिलेक्ट वाली लिखेंगे। ठीक है, तो सिलेक्ट वाली लिखने के बाद क्या करेंगे, हम वही वाली क्यूरी दोबारा से MySQL क्यूरी के थ्रू रन कर देंगे। अब ये आप लोगों का कोड था, कोड में सिंपली हम लोगों ने अपडेट और इंसर्ट किया। यहाँ पर क्या किया, एक अपडेट के लिए क्यूरी थी और एक ये इंसर्ट के लिए थी। इसमें जाके किसी एक में ही हम थोड़े से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसको कॉल करने के लिए कहाँ पर करें, आईडी की हमें जरूरत नहीं है अभी इसके लिए, तो ये ऐड डेटा वाली इसमें जाते हैं। ठीक, इसमें हमें क्या चाहिए, ये हमारी इफ की ब्रैकेट्स हैं, ये एल्स की ब्रैकेट्स हैं, ये इफ की ब्रैकेट्स हैं और ये एल्स की है। यहाँ से लेकर इधर तक क्या कर दूंगी मैं, कमेंट कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे बटन के क्लिक के ऊपर इंसर्ट नहीं करना, बल्कि अभी हम जो हमने एक स्टोर प्रोसीजर लिखा था आउट का उसको चेक करना है। तो इधर आऊंगी मैं और यहाँ पर मैं क्या करूंगी, डॉलर क्यूरी, कोई भी आप नेम दे सकते हैं वेरिएबल का। इसके अंदर आकर मुझे क्या लिखना है, अपने स्टोर प्रोसीजर का नेम लिखना है। ठीक है, स्टोर प्रोसीजर का जो नेम था जी, इधर से मैंने कॉपी कर लिया स्टोर प्रोसीजर का नेम, यहाँ पर आकर मैं ये पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, अब इधर जो मैंने लेना था ये क्या ले लूंगी मैं, इसको काउंट। ठीक हो गया। अब मुझे क्या स्टेटमेंट रन करनी थी, मैंने अभी बताया है, कॉल हम लोगों ने कर लिया, यहाँ कॉल वाली स्टेटमेंट लिख दी। इसके बाद मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट ही मैम रन करेंगे, वो लिखेंगे यहाँ पे जी सिलेक्ट, मैम सिलेक्ट जहाँ हम करते थे। यहाँ पर आकर अभी सिलेक्ट वाली चीज तो नहीं करेंगे, अभी हम लोगों ने इस क्यूरी को रन करना है, तो वो कैसे करेंगे, पहले MySQL क्यूरी के थ्रू करेंगे। ठीक है, नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है तो वहीं यही वाली कॉपी कर लेते हैं। कहाँ पर हम लोगों ने किया हुआ है, ये वाली स्टेटमेंट करी है ना,
इसको जाकर मैं क्या कर दूंगी, पेस्ट कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये इसी नेम से मैंने लिखा है और ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इधर आकर जी, अब मुझे क्या करना है, क्लास अब मुझे क्या करना है, इधर आकर किसके लिए स्टेटमेंट लिखनी है, जो आप पहले बता रहे थे, अब वो वाली लाइन लिखेंगे हम। यहाँ पर आकर किसके लिए, एक और क्यूरी, ठीक है, कोई एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें क्या लिखूंगी मैं, सिलेक्ट की क्यूरी लिखूंगी। सिलेक्ट मैंने किसे करना है, सिलेक्ट किस चीज को सिलेक्ट करना है मैंने, टेबल को मैम, कॉलम जी को। किसको सिलेक्ट करना है, आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आई है। अभी जो स्टूडेंट बोल रहे थे आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आई है, दोबारा से बता दें। कॉलम को मैम। हाँ जी, कॉलम को नहीं करेंगे, यहाँ पर किसको करेंगे, टेबल को। यहाँ पर टेबल को भी नहीं करेंगे, यहाँ पर ये जो हमने पैरामीटर बनाया था, ठीक है ना, इसी के सपोर्ट, इसी को शो कराने के लिए कोई वैल्यू नहीं है ना, तो हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर आकर @ काउंट, ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक और स्टेटमेंट रन करेंगे, किसके लिए, इस क्यूरी को चलाने के लिए, और दोनों स्टेटमेंट्स हम लोगों ने लिख ली। यहां तक तो समझ आई है ना कि ये दोनों में मैंने क्या काम किया है, पहले ये कॉल किया इसको और उसके बाद इसको, सॉरी, यहाँ पर कॉल करने वाली मैंने स्टोर प्रोसीजर लिखा, क्योंकि इसको हमें रन करने के लिए वहां पर सेंड करना होता है। MySQL क्यूरी के थ्रू हम उस क्यूरी को रन करते हैं, यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए MySQL क्यूरी में पास किया। फिर क्या किया, फिर एक और सिलेक्ट की स्टेटमेंट लिखी और उसके बाद क्या किया, उसको भी एग्जीक्यूट कराना है क्यूरी को, तो हमने MySQL क्यूरी को यूज किया। यहाँ तक सिंपली चेक करने के लिए कि ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा सही से, हम क्या कर लेंगे, ये कंडीशंस लगा लेते हैं ताकि इसमें हमें पता लग जाए कि हमारी ये चीज जो है सही से क्यूरी वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो इस केस में क्या है, यही रहेगा, स्टोर प्रोसीजर का है ये, तो ऑल स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, ठीक, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैं कर रही हूँ, ताकि अगर ये स्टेटमेंट सही चल रही है तो हमारे पास ये से प्रिंट होकर आ जाए स्टेटमेंट्स। और यहाँ पर कौन सी है, सिलेक्ट स्टेटमेंट के लिए करना है ये, और इधर क्या आ जाएगा, res1, ठीक। अब इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पर जाकर ये फाइल थी, क्या करना है, कोई भी रो कोई भी वैल्यू दे दो, इमेज, तो क्या आया, कॉल स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, सिलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब क्या है कि मेरी दोनों क्यूरीज जो है वो बिल्कुल ठीक एग्जीक्यूट हो रही हैं।
अब मुझे एग्जीक्यूट तो मैंने करा लिया, लेकिन इनके एग्जीक्यूट होने के बाद मुझे सिर्फ चेक तो नहीं करना था कि ये एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही, ये तो मैंने अपनी टेस्टिंग के लिए कर लिया। अब मुझे बेसिकली क्या करना था, यहाँ पर मुझे ये जो वैल्यू आई है इसको फेच करना है। मैंने सिलेक्ट की स्टेटमेंट तो लगा दी। आप MySQL में यानी PHP My Admin में जाके अपनी डेटाबेस के अंदर लिखते हो सिलेक्ट स्टैटिक, तो वो आपको डायरेक्ट आंसर दे देता है। लेकिन PHP में हम जब सिलेक्ट की स्टेटमेंट लिखते थे तो हम वैल्यू कैसे शो कराते थे? जी क्लास, PHP के अंदर जब हम सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम कैसे वैल्यू फिर शो कराते हैं? क्लास, कोई क्वेश्चन पूछा मैंने? सिलेक्ट की क्यूरी जब हम लिखते हैं तो उसके बाद हम क्या स्टेटमेंट लिखते हैं डेटा को फेच करने के लिए? आपको पता है आप लोगों का मंडे को क्विज था जो मैंने नहीं लिया, ये तैयारी थी आप लोगों की। कितनी दफा सिलेक्ट की स्टेटमेंट कर चुके हो आप तो? मैम MySQL फैच जो क्यूरी है उसके जरिए हम उसको फैच करेंगे फेच डाटा को। करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल, और उस वेरिएबल में क्या करेंगे, माय, अब तो बोल दें, अब तो इन्होंने बता भी दिया है। MySQL fetch MySQL underscore fetch underscore so, और फिर और हम इसमें उसके क्या अंदर पास वो कर पास देंगे, कर देंगे रिजल्ट। ये पास कर देंगे। ठीक हो गया? अब क्या, अब यहाँ पर हमने ये फेच कर लिया, ठीक, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें पता था कि जो यहाँ पर अरे आ रही है वो सिंगल उस पे इंडेक्स ही आ रहा है। सिंगल इंडेक्स क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सिलेक्ट किसके ऊपर लगाया गया है, ये सिलेक्ट किया गया है एक काउंट का वेरिएबल। तो मुझे पता है कि मैंने एक सिंगल चीज को ही सिलेक्ट किया है, तो मेरे पास रिजल्ट में एक सिंगल चीज ही आएगी। तो मुझे पता था मैंने वाइल तो लगानी ही नहीं है, ठीक है, इसलिए सिंपल एक वेरिएबल के अंदर मैंने क्या किया, इसको फेच कर लिया। अब फिर क्या करते थे, ये कराने के बाद मुझे क्या कराना है, इको कराना है, ठीक है। किसको इको कराना है, अब मुझे इको की स्टेटमेंट लिखवाएं। ये तो मैंने ले लिया, इस रो के पास क्या आ गया, मेरा डेटा आ गया। अब मुझे डिस्प्ले भी तो कराना है स्क्रीन पर। मैम इको के बाद इस वेरिएबल का नेम लिख देंगे। इको के बाद इस वेरिएबल का नेम, चलें ठीक है, यहाँ पर आकर हमने क्या करना है, इको, और उसके बाद डॉलर रो। लेकिन ये डॉलर रो तो क्या, इसके पास तो अरे पड़ी हुई है, तो इको से हम पूरी अरे तो डिस्प्ले नहीं करा सकते। मैम शो डाटा करें। नहीं, हम लोगों ने क्या करना है, उन्होंने बताई बिल्कुल सही बात है, ठीक है, लेकिन इनकम्प्लीट है। अगर तो पूरी रो, इस रो के पास अरे पड़ी हुई है, ये बात आप लोगों ने माइंड पे रखनी है। जब हम किसी अरे को प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम प्रिंट आर करते हैं, ठीक है, लेकिन अभी मुझे अरे तो नहीं करानी ना पूरी, मुझे पता है कि इस अरे में तो सिर्फ एक इंडेक्स है और वही इंडेक्स मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ। तो मैंने सिंपल क्या करना है, इको करना है डॉलर रो और उस इंडेक्स को, इसी तरह करते हैं ना, एरे का कोई इंडेक्स जो है अगर उसको प्रिंट कराना हो तो वो इंडेक्स मुझे पता है कि क्या है, क्या इंडेक्स है, ये काउंट का इंडेक्स, ठीक, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने सिलेक्ट किसे किया है, इस एक पैरामीटर को सिलेक्ट किया है।
उसी तरह जब आप नॉर्मली करते हो तो आप क्या करते हो, यहाँ पर सिलेक्ट स्टैटिक लिखते हो, तो स्टैटिक का क्या मतलब होता है, सब कॉलम के नेम। जिस तरह स्टूडेंट का डेटा था, तो स्टूडेंट के टेबल में हमारे पास स्टूडेंट का रोल नंबर, उसकी नेम और इमेज, ये 3 कॉलम्स हमने लिए थे। तो हम सिलेक्ट की स्टेटमेंट क्या लगाते थे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, ये कर देते थे। और इको क्या करते थे, उन्हीं कॉलम का नेम हम यहाँ पर इंडेक्सेस मैंने कहा था ना वो बन जाते हैं, तो हम डॉलर रो और उस कॉलम का नेम, यानी फर्स्ट टाइम क्या लिख देती थी, रोल, फिर सेकंड टाइम डॉलर रो के पास यहाँ पर लिख देती थी नेम। तो यहाँ स्टैटिक का मतलब यही था ना, बेशक मैं स्टैटिक लिखूं या बेशक मैं एक स्टेटमेंट ऐसे लिखूं, यहाँ पर आकर सिलेक्ट रोल नेम और क्या था, इमेज, इसका मतलब भी यही है। और सिलेक्ट स्टैटिक, इसका मतलब भी एक ही है, ठीक है। तो जो भी चीज सिलेक्ट के बाद लिखी होती है वही मेरे इंडेक्सेस के नेम्स भी हैं, यानी ये कॉलम मेरे इंडेक्सेस के नेम बन जाते हैं। इन्हीं के थ्रू मैं क्या करती थी, जहां पर भी मैंने टेबल के अंदर डिस्प्ले कराना था तो मैं टीडी के अंदर क्या करा देती थी, इको रोल, रो के पास ये रोल करा देती थी। और अगर मैंने इसको कहीं और डिस्प्ले कराना था, जिस तरह फॉर्म में मैंने कराया, उसमें भी मैंने यही काम किया। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो सिलेक्ट के बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने किस चीज को सिलेक्ट किया हुआ है, इस काउंट को। इसका मतलब क्या है, जो मेरी अरे बन रही है उसके पास एक इंडेक्स ये पड़ा हुआ है, और इसी इंडेक्स के लिए ही तो मैंने ये सारा काम किया है, मुझे इसी को तो डिस्प्ले कराना था। तो मैंने क्या करना है, सिंपल इस वाले काउंट को यहाँ पर आकर इको करा देना है। ठीक हो गया, क्लियर हुआ है सबको, क्लियर हुआ है सबको ये बात, यस मैम। ठीक। अच्छा, अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ, इस चीज को रिमूव कर देते हैं क्योंकि अब हमारे से कोई लेना देना नहीं है। अब वैल्यू क्या आ गई, वो काउंट 10 उसने दे दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने पुराना जो डेटा था उसी के साथ पेज को रिफ्रेश किया। दोबारा से आप इसको कर लेते हैं, यहाँ पर आकर कोई भी वैल्यू दें, ऐड डेटा करूंगी तो क्या आ गया, पहले जो मेरी कॉल के स्टेटमेंट के नीचे मैंने लगाई हुई थी को वो आ गया, और उसके बाद क्या आया, वो काउंट आ गया, जिसके लिए मैंने उस सिलेक्ट की स्टेटमेंट लगाई थी। अब ये काउंट जो है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 शो हो रहा है, मैंने एलियास को यूज नहीं किया। अगर आप चाहते हो इसके ऊपर कोई हेडिंग भी आए तो आप क्या करोगे, सिंपली साथ जाके क्या लिख दोगे, इधर आकर सिलेक्ट जब कर रहे हो तो फिर क्या कर दोगे, एज, जिससे करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि इसी के साथ आपको शो हो तो आप सिंपली यहाँ पर जाकर काउंट कीवर्ड को यूज कर लोगे, सॉरी कीवर्ड कह रही हूँ, काउंट का जो है एक नेम लिख दोगे, एलियस बना दोगे, और उसके बाद क्या कर दोगे, उसी चीज को यहाँ पर अनडिफाइंड, सॉरी, यहाँ पर नहीं आएगा। अब इसको रन करते हैं एलियास के साथ। ब्राउज की इमेज, और उसके बाद @काउंट के नीचे क्या आ गया, वो एलियास आ गया। ठीक हो गया, अब हम लोगों ने मैम वो स्क्रीन हमें शो नहीं हो रही जो आप बता रहे हैं। अभी मैंने इसके अलावा स्क्रीन नहीं लगाई, यहाँ पर सिंपल मैंने क्या लिखा,
ये एलियास जो है यहाँ पर मैंने शो करा दिया, ठीक हो गया। मैं सिर्फ चेक कर रही हूँ ना, अभी वहां पर मेन स्क्रीन पर तो एरो आ रहा है, एरर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आकर अभी जो है एलियास जो है मैं उसको चेक कर रही हूँ कि क्यों नहीं आ रहा। इंडेक्स जो है मेरा शो करा रहा है एरर। मैं उस एस को सिलेक्ट, ओह ठीक हो गया। यहाँ पर आकर इसी चीज को हम रिमूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने काउंट के साथ ये लिख दिया है तो मेरा इस वजह से एरर आ रहा था। अब जाके हम इसको चेक करते हैं, एलियास इसके साथ आएगा। अब यहाँ पर आकर क्या किया, इसको दोबारा से चेक कर 12 और नेम क्या था, मिनाल। ब्राउज करते हैं ये और ऐड डेटा करते हैं तो क्या हुआ, वो स्टेटमेंट के साथ मुझे वो वैल्यू शो होगी। नहीं, फिर भी एलियास शो नहीं हो रहा। इतनी इस ऊपर वाले स्टेटमेंट से नहीं आ रहा। ये यहाँ पे शो ही नहीं होगा, ये तो डेटाबेस में शो होगा। नहीं, यहाँ पर भी शो स्क्रीन पर। मैम जब तक हम इको नहीं करेंगे तब तक वो शो कैसे होगा पीएचपी में? वो तो सिलेक्ट की क्यूरी रन होगी ना फिर। या नहीं बच्चे, यहाँ पर हेडिंग में तो शो होना चाहिए। लेकिन मैम ये तो क्या नाम है, एसक्यूएल क्यूरी रन हो रही है ना, इको तो नहीं हम कर रही है, तो डेटाबेस में शो होता है ऊपर कॉलम नेम और नीचे रो में वो डाटा पे शो होता है। यहाँ पे तो हम एग्जैक्ट रो की वैल्यू वो प्रिंट कर रहे हैं। मैं वही देख रही हूँ, लेकिन एक मिनट, आपको ये बात कंफर्म है यहाँ पर होता है? मैंने किया हुआ तो है, मुझे चेक करने दे। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में ये भी बताऊंगी, लेकिन एक दफा आना तो चाहिए हेडिंग के साथ ही। चलें ठीक है, मे भी इनकी बात भी ठीक हो, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। फिर मैं ये नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हेडिंग के साथ बता दूंगी कि हेडिंग कैसे शो करते हैं। लेकिन सिलेक्ट कर रही हूँ इसके साथ, तो यहाँ पर ये काउंट जो है वो शो होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर इसके ये दिया है, ठीक है। यहाँ पर इको भी करा दिया इस चीज को, ये वाली चीज जो आप कह रहे हो ना, इको भी कराया और उसके साथ भी कराया। हेडिंग यहाँ पर शो तो होनी चाहिए, नहीं हो रही, मे भी मैं कोई यहाँ पर मिस्टेक कर रही हूँ, उसके साथ चेक कर लेते हैं। अच्छा, वो मे बी इन स्टूडेंट की बात जो है ना वही ठीक हो, यहाँ वाली जो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं ये चीज कंफर्म करके आप लोगों को बता दूंगी कि यहाँ पर वो चीज शो होगी या नहीं होगी, ठीक है। बाकी यहाँ तक सब समझ आ गई है, जिससे पहले कोड किया है। उसके अलावा ये एलियास वाली बात जो है, इस चीज को मैं देख कर फिर कंफर्म बता दूंगी, ठीक है। बाकी ये वाली क्यूरीज इनकी समझ आ गई है, यहाँ तक हम लोगों ने क्या काम किया है। क्लास बाकी जो यहाँ पर हम लोगों ने क्यूरीज लिखी हैं, इनकी समझ आ गई है? मैम आ गई। ठीक, अब हम लोगों Yes, ने क्या करना है, इसके आगे जो है
ये जो एलियास वाली बात है ये मे बी यही नहीं स्टूडेंट की जो है वो ठीक हो ये वाली, फिर भी मैं कंफर्म करके, क्योंकि मुझे ये चीज़ कंफर्म नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। और बाकी आज जो हम लोगों ने नेक्स्ट काम करना है वो ये कि हमने जो डेटा बनाया था उसमें हम क्या कर रहे थे, एक डमी डेटा जो अभी तक हम टेबल्स के लिए यूज कर रहे थे, लेकिन जो हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज करना है उसके लिए कोई डेटाबेस में ओरिजिनल टेबल जो है वो हम बनाएंगे। अब वो जो टेबल्स हैं उसके लिए क्या, जो एक मैंने आपको फाइल शेयर की थी उसमें मेन कुछ पेजेस मैंने लिखे हुए थे, वो पेजेस जो हैं उन पेजेस के अगेंस्ट जितने भी टेबल बन सकते हैं वो मैं कहाँ बनाऊंगी, अपनी डेटाबेस में भी बनाऊंगी। आप लोगों को भी ये काम बहुत पहले दिया हुआ था कि आपने क्या करना है, अपने टेबल्स जो हैं उनको बनाना है और उन टेबल से रिलेटेड एक पेपर पे मैंने कहा था बनाने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक न्यू डेटाबेस बनाते हैं। आप ये भी चेक कर लें, आपके अपने आइडिया के मुताबिक टेबल वेरी भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं नॉर्मली कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई डेटाबेस बनाए तो उससे रिलेटेड जो भी टेबल्स बन सकते हैं मैं वो बना रही हूँ, ठीक है, जनरल। बाकी अगर आप लोगों के सिनेरियो के मुताबिक कोई टेबल चेंज भी हो तो वो भी हो सकता है। यहाँ पर आकर मैंने क्या करना है, एक डेटाबेस क्रिएट करनी है। डेटाबेस करती हूँ मैं शॉपिंग BSIT, ठीक है। फिर अब इसमें टेबल्स जो हैं, पहला टेबल जो है वो किसके लिए बनाएंगे, कैटेगरीज या ब्रांड के लिए। और कॉलम्स क्या होंगे इसमें, 2 कॉलम्स ही हमें मेन चाहिए, एक कैटेगरी नेम का और दूसरा कैटेगरी आईडी का। यहाँ पर आकर cat_id और दूसरा क्या देंगे, cat_name, ठीक है। फिर नेम के लिए हम क्या करेंगे, varchar, इनकी लेंथ दे देते हैं 20 और इधर नल वाली वैल्यू कर लेंगे, नल का एट्रीब्यूट भी लग जाएगा, करना है या नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं सेव करती हूँ, मेरा एक टेबल जो है वो कैटेगरी का क्रिएट हो गया। अब दूसरा टेबल मुझे क्या क्रिएट करना है, अपना प्रोडक्ट का क्रिएट करना है। अब प्रोडक्ट से रिलेटेड मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी जी क्लास, प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी मुझे, एक प्रोडक्ट की आईडी, नेम, एक प्रोडक्ट की आईडी चाहिए होगी, एक प्रोडक्ट के नेम चाहिए होगा, मेरा क्या था, यहाँ पर एक न्यू टेबल किसका बनाना है, प्रोडक्ट्स का, pro_id, pro_name, pro_ फिर प्राइस, टेबल को ही ड्रॉप करते हैं, मिस्टेक हो गया, या उसी में कॉलम्स ऐड करना चाहिए, यहाँ पर कॉलम्स ही ऐड कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में जाके न्यू कॉलम, इसको ड्रॉप, यस। यहाँ पर आकर आफ्टर प्रो नेम के बाद एक कॉलम ऐड करना है, कितने कॉलम्स ऐड करने हैं, 2। एक प्रो कौन सा आप लिखना था, प्रोडक्ट प्राइस का, फिर प्रोडक्ट क्वांटिटी, उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, फिर और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट का नेम, प्राइस, क्वांटिटी, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि हमें चाहिए होगी, कैटेगरी, कैटेगरी की आईडी कि किस कैटेगरी से वो बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर उनका फॉरेन की का रिलेशन बनाना है। और डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट शो कराना है कोई, ठीक है। और
स्टेटस इस केस में कि आप लोगों ने स्टेटस यस करना है, नो, यस और नो की बेस के ऊपर आप क्या करोगे, डिस्काउंट अवेल करवाना है या नहीं, या आप वहां पर भी कंडीशन हैंडल कर सकते हो और यहाँ पर भी एक कॉलम ऐड कर सकते हो। वहां पर कैसे कि आप वहां कंडीशन हैंडल कर दोगे कि किसी बेस पे आपने कौन सी वाली प्राइस जो है फ्रंट एंड पे शो करानी है, ठीक है। और इधर क्या है, आप इस स्टेटस की जो वैल्यू सेट करोगे यस या नो, इसकी बेस के ऊपर आप कंडीशन सेट कर लोगे कि आपने कौन सी प्राइस दिखानी है, क्या ये डिस्काउंटेड प्राइस दिखानी है या फिर आप लोगों ने क्या दिखाना है जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है। इन दोनों में से आप कौन सी वाली प्राइस शो कराना चाहते हो, स्टेटस की बेस के ऊपर आप ये कर लोगे। इसके अलावा हमें कैटेगरी जो है वो ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। इनकी टाइप्स मुझे जल्दी जल्दी करवाते जाएं। क्या इसकी टाइप रखेंगे हम, डेसिमल, लेंथ क्या देंगे 10,4 नॉर्मली, क्वांटिटी किस में होती है, इंटीजर में ही होती है, इसकी टाइप जो है वो चेंज करने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन किस में है, टेक्स्ट में। फिर ये किस चीज में आ जाएगा, डेसिमल में। डेसिमल के लिए 10,4 ही। स्टेटस, इसके लिए हम क्या लेंगे जी, स्टेटस के लिए हम क्या लेंगे, बूलियन टाइप नहीं आ जाएगी इसकी तो? बूलियन भी लिख सकते हैं और इधर हम लोग इसकी बेस के ऊपर यहाँ पर हम लोगों के पास जो ट्रू या फॉल्स इस वाली फॉर्म में आ रहा होता है, ठीक है ना डेटा, तो हम इसकी फॉर्म में क्या करेंगे, स्टेटस जो है वो यहाँ पर यस या नो की बेस में खुद स्टोर कराएंगे और उसकी वैल्यू की बेस के ऊपर क्या कर लेंगे, कोई कंडीशन सेट कर लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आकर हमारे पास देखें जो आप डेटा टाइप कह रहे हो, ठीक, बूलियन, वो इधर जो है वो यहाँ पर रखते हो किस केस के अंदर, या आप लोगों ने कोई वैल्यू ट्रू या फॉल्स में शो करानी है, या फिर आप तीने इन जो है ये 0 या 1, इसकी फॉर्म में भी आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर आकर सेम वही चीज कर सकते हो। हम लोग यहाँ पर वारचार जो है वो यूज कर रहे हैं ताकि आसानी के लिए कि आप सिंपल इसकी बेस में यस या नो जो है उसकी वैल्यू लिखो और उसके ऊपर क्या कर दो, कोई कंडीशन जो है वो सेट कर लो। डिपेंड करता है कि आप इधर जो है वो कौन सी डेटा टाइप दोगे, ठीक हो गया। क्यों, यहाँ वाली जो डेटा टाइप है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं है, आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप लोगों ने यहाँ पर कौन सी वाली डेटा टाइप देनी है, या यहाँ पर आकर आप लोग ये वाली टिनी इन इसको दे दोगे, या फिर आप आकर बूलियन दे सकते हो, या फिर आप यहाँ पर वाचर सिंपल लिखकर खुद से इसकी वैल्यू यस या नो उसकी बेस के ऊपर कंडीशन जो है वो लगा सकते हो, ठीक हो गया। अब इसको सेव करते हैं और एक कॉलम जो है मुझे और ऐड करना पड़ेगा। वो कॉलम किसके लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा जी क्लास, एक कॉलम अभी किसी स्टूडेंट ने बताया भी था, ये सारी इंफॉर्मेशन तो मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी, एक कॉलम मुझे और ऐड करना है। मुझे किसके लिए ऐड करना है, लास्ट टाइम जिस स्टूडेंट ने बताया वो नहीं बताया जी, मुझे कैटेगरी आईडी के अगेंस्ट जो है वो कराना है, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ सॉरी प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट जो है मुझे कराना है, कहीं पर भी करा सकते हो। मैं प्रोडक्ट के नीचे ही एक क्या कर रही हूँ, कॉलम ऐड कर रही हूँ, किसका, कैट अंडरस्कोर आईडी, इन टाइप होगी लेंथ। अब यहाँ पर आकर क्या करना है, सिंपली मैंने इसको सेव कराया और अब इधर मुझे इसका रिलेशन बनाना है किसके साथ, अपने कैटेगरी के टेबल के साथ। तो वो मैं कैसे बनाऊंगी, रिलेशनल व्यू में जाकर, ठीक। रिलेशनल व्यू कहाँ से आएगा, किधर से आएगा रिलेशनल व्यू, प्रोडक्ट का मैंने कैटेगरी के साथ एक रिलेशन बनाना है। हमने लास्ट टाइम इसको स्टार्टिंग में देखा था ना, रिलेशन बनाना कैटेगरी और प्रोडक्ट का। जी क्लास कैसे बनाते हैं ये रिलेशनल व्यू, कहाँ पर जाके, स्ट्रक्चर में जाकर। आप कुछ याद आया या आपकी क्लास में बताया था या नहीं बताया था, ये भी बता दें।
इधर आकर हम लोग क्या करेंगे, बताएं आप मुझे, यहाँ पर हम क्या सिलेक्ट करेंगे? क्या हुआ क्लास, अभी कुछ देखा है? क्या हुआ यहाँ तक, मैंने क्या किया? मैम नहीं समझ आई इसकी, आपने जो किया क्या है? एक रिलेशनल व्यू बनाना है, ठीक है। रिलेशनल व्यू कैसे बनाना है, यहाँ पर उस रिलेशनल व्यू में हम एक फॉरेन की जनरेट कर रहे हैं। फॉरेन की जनरेट करने के लिए उसका कोई ना कोई नेम होता है, ये की का उन्होंने पहले से ही नेम लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब क्या है, ये कैटेगरी आईडी कॉलम वो स्पेसिफाई करना होता है जिसको आप फॉरेन की बना रहे हो। फिर उसके बाद आपने बताना होता है कि ये डेटाबेस है, किस डेटाबेस से आप वो काम कर रहे हो। क्योंकि हमारी शॉपिंग BSIT इस नेम से डेटाबेस थी, इसके अंदर हमने क्या बनाया हुआ था, अपना टेबल बनाया था प्रोडक्ट्स का और कैटेगरीज का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डेटाबेस सिलेक्ट कर ली, फिर मुझे टेबल सिलेक्ट करना होता है जहां से मेरी क्या आ रही है, वो की आ रही है फॉरेन की। फिर मुझे क्या सिलेक्ट करना होता है, इस टेबल में कौन सा कॉलम है जिसके साथ मैं रिलेशन बनाना चाहती हूँ। मतलब पहले मुझे क्या कॉलम सिलेक्ट करना है, वो वाला कॉलम जो किधर है, अगर आप ये देखो डिस्काउंट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट आईडी, नेम, ये कौन से कॉलम्स हैं, ये सारे ऐसे कॉलम्स हैं जो किस टेबल में बने हुए हैं, प्रोडक्ट्स के टेबल में बने हुए हैं। यहाँ से मैंने क्या सिलेक्ट किया, जिसके साथ मैंने कोई फॉरेन की का रिलेशन बनाना था, वो कॉलम मैंने सिलेक्ट कर दिया जो मेरा क्या था, कैटेगरी आईडी था। फिर डेटाबेस सिलेक्ट की, फिर मैंने टेबल सिलेक्ट करना है कि कहाँ से ये जो मैंने ये यहाँ पर फॉरेन की ऐड किया कहाँ से आ रही है, उस टेबल को सिलेक्ट किया, ठीक है। क्या वो कैटेगरी प्रोडक्ट से आ रही है या यहाँ से आ रही है। उसके बाद फिर मैंने क्या बताया, कैट अंडरस्कोर आईडी, कि कौन सा कॉलम है जिसके साथ ये कैट आईडी और प्रोडक्ट्स वाली कैट आईडी सिमिलर है, उसकी बेस के ऊपर रिलेशन जो है वो बन जाए। तो यहाँ से कैट अंडरस्कोर आईडी सिलेक्ट करने के बाद सेव मैंने किया, तो क्या हुआ, मेरा वो इंडेक्स जो है वो यहाँ पे, सॉरी, वो मेरी की जो है जनरेट हो गई, कौन सी, फॉरेन की। यानी आप प्रोडक्ट्स और कैटेगरी के दरमियान क्या रिलेशन बन गया, प्राइमरी की और फॉरेन की का। अब इधर आप लोग देखें तो यहाँ पर क्या चीज है, ये सिल्वर वाली की किसके लिए आती है, सिल्वर वाली की किसके लिए आ रही है, हमारी फॉरेन की के लिए। फॉरेन आप की। मुझे बताएं कि यहाँ पर अब एक चीज जो चेंज होने वाली है वो क्या है, प्राइमरी की बनाना है। प्राइमरी की भी सेट करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। आप प्राइमरी की जो है वो डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, या तो उसी वाले यहाँ पर आकर इस वाले कॉलम के अंदर, ठीक है, डायरेक्ट जो है इसको एडिट करके कर लो, या फिर जो प्राइमरी की डायरेक्टली जो है जब आप बनाते हो तो AI के थ्रू वहां पर ऑटो इंक्रीमेंट, और ऑटो इंक्रीमेंट के साथ क्या कर लोगे, एक प्राइमरी की जो है वो सेट कर लोगे, ठीक हो गया। कैटेगरी के केस में भी सेम आप लोग यही काम करेंगे। अब हम लोगों ने दूसरी जो एक और टेबल बनाना है वो किसका बनाना है, एक ऑर्डर का बनाना है, दूसरा किसका बनाना है, ऑर्डर डिटेल का बनाना है। ये दो टेबल रिलेटेड है ऑर्डर से, तो ऑर्डर का टेबल जो है वो बनाएंगे। पहला जो हमारी चीज आ जाएगी वो क्या है, ऑर्डर आईडी आ जाएगी, ठीक हो गया। ऑर्डर के आईडी के बाद फिर हम क्या लेंगे, क्या चीज चाहिए होगी, एक तो ऑर्डर आईडी आ गई, ठीक है, बता रहा है कि किस कौन से वाला ऑर्डर है। और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए हो सकती है, यूजर आईडी। यूजर आईडी हम अभी इधर नहीं देंगे, वो मैंने भी आपसे बताया कि हम दो टेबल्स ले रहे हैं, ठीक हो गया। प्रोडक्ट की मैम। अभी हम लोग ऑर्डर वाले टेबल की अगर हम बात करें, ठीक, तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या चीज ले सकते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर बताना है। अब दो टेबल्स जो हैं वो हम लोगों ने किस सेंस में लेने हैं, या तो आप लोग इस इंफॉर्मेशन को इस तरह से बनाओ कि आप लोग एक टेबल जो है वो सिर्फ और सिर्फ, जिस तरह अभी एक स्टूडेंट ने बोला कि ऐसा हम लोग
डेटाबेस का कनेक्शन बना रहे हैं कि ऑर्डर और यूजर से सारी रिलेटेड डिटेल एक टेबल में आ जाए और प्रोडक्ट से रिलेटेड और वो किधर कहाँ से वो सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, यानी प्रोडक्ट, उसकी प्राइस, और वो दूसरे टेबल में कर लें। दो सिनेरियो हो सकते हैं, एक वो, या फिर एक टेबल के अगेंस्ट जो है आप लोग सारा डेटा जो है वो एक टेबल के अंदर ही लिख लें, दूसरे टेबल में सिर्फ और सिर्फ क्या इंफॉर्मेशन आ जाएगी, प्रोडक्ट से रिलेटेड ही सिर्फ इंफॉर्मेशन आएगी, फिर उनका क्या हम बना दें, रिलेशन बना दें। अब दोनों केसेस हो सकते हैं, जो आप लोगों को आसान लगता है। यहाँ पर आकर पहला केस जो है वो ऑर्डर, इधर भी आप लोग क्या कर सकते हो, जो नेम है वो यूजर वाले कर सकते हो, दूसरे केस में भी कर सकते हो। अब आप लोगों को जो आसान है मैं वही वाला जो है तरीका करा दूंगी, मुझे बता दें। अगर आप लोगों ने इस सेंस के साथ चलना है तो मैं यहाँ इसी टेबल में वो कॉलम ऐड कर देती हूँ। अगर आप लोगों को लगता है दूसरी तरह करना है तो मुझे वो भी सिनेरियो बता दें। जिस तरह से आप लोग कहेंगे उसी वे में हम लोग लेके चले जाते हैं इस टेबल को। जी बता दें। क्लास आप लोगों से मैंने कुछ पूछा है, क्या मैं इधर ही डील करूं यूजर को या दूसरे टेबल में? टेबल की समझ आई है कि हम लोगों ने क्या काम करना है? क्लास टेबल्स की समझ आई है कि हम लोगों ने क्या काम करना है? नहीं आई तो पूछ लेना। टेबल्स की आप लोगों को समझ आई है? हम रिपीट कर दें एक बार इसको कि किस तरह ऑर्डर आपने बताया कि अलग टेबल बनाएंगे हम इसको। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं इसी सेंस में अगर मैं लेकर चलूं, एक हमने क्या कर दी, ऑर्डर आईडी डिफाइन कर दी, ठीक हो गया। हमने एक टेबल के अंदर ऑर्डर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन करनी है, या तो वो प्राइस से रिलेटेड कर दो या यूजर से रिलेटेड कर दो, ठीक है। किसी भी टेबल में ये दोनों काम हम लोग कर सकते हैं। दो टेबल्स हमने लाजमी बनाने हैं। तो यहाँ पर आकर आप यूजर के साथ डील कर लो, दूसरे में प्राइस कर लो, या यहाँ पर प्राइस कर लो, दूसरे में वो कर लो, ये आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक हो गया। अगर हम इधर ही यूजर को भी डील करते हैं तो इसलिए हमारे पास फिर क्या बनेगा उस सीन में हमारा ऑर्डर, कि हमें एक पहले तो क्या लेना पड़ेगा, ट्रैक नंबर, ठीक हो गया। उसके बाद हमें क्या चीज लेनी पड़ेगी, हमारी प्राइस। कौन सी प्राइस लेनी पड़ेगी, टोटल प्राइस, क्योंकि अभी मैंने कहा कि एक टेबल में हमने किसको डील करना है, यूजर्स को, और एक में हमने किसको डील करना है, प्राइस को डील करना है। हमारी जो प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, प्राइस भी होगी और उसकी बाकी इंफॉर्मेशन भी होगी। तो यहाँ इस टेबल में अगर हम यूजर वाली चीज लिख रहे हैं कि किस यूजर के अगेंस्ट ये डेटा आ रहा है, तो फिर मुझे टोटल प्राइस लेनी पड़ेगी। अगर तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट से रिलेटेड इस टेबल में इंफॉर्मेशन डाल रही हूँ तो फिर मुझे कौन सी लेना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट की प्राइस लेनी पड़ेगी, ठीक हो गया। दोनों टेबल्स मैं बना रही हूँ थोड़ा और आप लोगों को इससे आइडिया हो जाएगा। पहले यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, ऑर्डर आईडी, फिर उसका ट्रैक नंबर, फिर टोटल प्राइस, और उसके बाद मुझे क्या डिफाइन करना है कि मेरे पास कौन सी यूजर आईडी आ रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर मैं यूजर के अगेंस्ट इस टेबल में सारी डेटा इंफॉर्मेशन डाल रही हूँ, ठीक है, कि ये यूजर था, ये उसकी टोटल प्राइस थी, ये मेरी ऑर्डर की आईडी थी, ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक और इसके अंदर कॉलम्स ऐड करने हैं। कहाँ पर गए कॉलम्स, कितने कॉलम्स ऐड करें हैं यहाँ पर, 2। ठीक है। अब मुझे और क्या लेनी है इंफॉर्मेशन, एक कि मेरे ऑर्डर का स्टेटस क्या है, पेंडिंग है या फिर शिपिंग में है, ठीक है, या प्रोसेस्ड है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर दे सकते हो। स्टेटस भी फिर आ जाता है कि जिस तरह पहले स्टेटस की हमने बात की उसी तरह ये स्टेटस भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से देखें, क्योंकि इस स्टेटस में तो हमें कंफर्म है कि हमारी वैल्यूज जो है वो ट्रू या फॉल्स से ऊपर हो सकती हैं। तो यहाँ पर आकर हम लोग वाचार ही रख रहे हैं, क्योंकि हमारी पेंडिंग भी हो सकता है या फिर स्टेटस हम खुद अपने पास से उसको लिख रहे हैं कि या तो ये हमारे पास पेंडिंग है या ये स्टेटस जो है अभी प्रोसेस्ड है, अनप्रोसेस्ड है ऑर्डर का स्टेटस। तो वो चीज के लिए मैंने क्या कर दिया, वाचर। फिर अगला मेरा कॉलम किस लिए आएगा, अगर आप देखो ऑर्डर तो लिख लिया, ये ऑर्डर किस टाइम या डेट पे हुआ वो चीज भी मुझे मेंशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, ऑर्डर
डेट टाइम, ठीक हो गया। अब डेट टाइम के लिए डेटा टाइप अवेलेबल पहले से होती है, कौन सी, यहाँ पर डेट और टाइम वाली, ठीक है, डेट भी आ जाएगी, टाइम भी आ जाएगा। फिर हम लोगों ने कॉलम को ऐड करना है, बताएं मुझे क्या लगता है। एक ऑर्डर में मैंने ये तो बता दिया कि हमारे पास ऑर्डर आईडी ये है, उसका ट्रैक नंबर ये है, उसकी प्राइस ये है, इस यूजर ने किया है, ठीक है, उसकी टोटल प्राइस यहाँ पर आ रही है, उस ऑर्डर का स्टेटस ये है, उसका टाइम ये है। तो यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन मैं और ऐड कर सकती हूँ? क्या लगता है क्या इंफॉर्मेशन मैं और ऐड कर सकती हूँ कि यूजर ने कौन सा पेमेंट मेथड जो है उसको ऑप्ट किया। ठीक, मैंने क्या करना है, कॉलम और ऐड करना है, किसके लिए, पेमेंट मेथड के लिए। ये क्या है कि यूजर ने किस पेमेंट मेथड को यूज करते हुए काम किया। अब मुझे इनकी डेटा टाइप जल्दी से बताते जाएं। क्या डेटा टाइप होगी, ऑर्डर आईडी की इंटीजर ही होगी, ट्रैक नंबर जो है रैंडमली जनरेट हो सकती है कोई भी वैल्यू, ठीक है, आप रैंडम के मेथड के थ्रू अगर इसको जनरेट करें तो वो कुछ भी, कोई अल्फाबेट्स भी ले सकता है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी ले सकता है। अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे कि नंबर के अंदर ही जनरेट हो न्यूमेरिक वैल्यू में, तो वो फिर क्या करोगे, यहाँ पर इंटीजर यूज कर लेना। अब यहाँ पर क्या है, टोटल प्राइस फिर किस में आएगी, डेसिमल में आ जाएगी, और उसके बाद यूजर आईडी जो है वो इंटीजर में ही आएगी। ऑर्डर स्टेटस जो है उसके लिए ये रहेगा, इन सब के लिए भी यही रहेगा। पेमेंट मेथड के लिए बस मुझे चेंज करना है, वो क्या है, वारचार। वैल्यूज जो हैं वो मैं क्या दे दूंगी, यहाँ पर आकर कोई भी लेंथ की स्ट्रिंग जो है जनरेट कर दूंगी। इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा रख देते हैं, टोटल प्राइस इसके लिए 10 4, यूजर आईडी इंटीजर में होगा, ठीक है, 30 रख दी। ऑर्डर स्टेटस इसके लिए क्या रखेंगे, कोई वैल्यू, डेट एंड टाइम, क्या मुझे कोई वैल्यू देनी पड़ेगी डेट एंड टाइम के लिए, नहीं, इसके लिए कोई वैल्यू नहीं स्पेसिफाई करें बेशक, बट इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। अब इधर आ जाते हैं और मुझे क्या करना है, अगर आप इधर देखो तो यहाँ पर आकर मैं कुछ वैल्यूज सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है, किसके लिए, इन चीजों के लिए। करंट टाइम स्टैम्प मुझे लेना है, डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है, तो ये सारी चीजें मैं किसके थ्रू कर सकती हूँ, डेटाबेस के थ्रू कर सकती हूँ। अगर मैंने डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है, डिफॉल्ट वैल्यू सेट, क्लास पहले कभी डिफॉल्ट वैल्यू सेट की है, पहले कभी आप लोगों ने डिफॉल्ट वैल्यू सेट की है? मैम जब हम लोग प्राइमरी की किसी को भी सेट कर देते हैं तो हम लोग फिर उसके ऊपर इंक्रीमेंट कर देते हैं, तो वो डिफॉल्ट वैल्यूज ही हो जाती है किस्म की, मतलब 0 1 से स्टार्ट हो जाती है। नहीं, अभी मैंने किस में किया है, डेट एंड टाइम में ये वाली डिफॉल्ट वैल्यू सेट की है। तो वहां पर करंट की अगर आप बात करो ना, तो वो ऑटो इंक्रीमेंट डिफॉल्ट वैल्यू नहीं सेट कर रहा होता, वो क्या कर रहा होता है, हर बार न्यू वैल्यू जनरेट कर रहा होता है। डिफॉल्ट का क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट वो कोई, आप लोगों ने वहां पर एक चीज, जिस तरह यहाँ पर स्टैम्प के लिए मैंने क्या कर दिया, डेट एंड टाइम के लिए करंट टाइम स्टैम्प, जो करंट डेट और टाइम है वही सेट हो जाएगी। उसी तरह से अगर मैं किसी वैल्यू कर देती हूँ कि हर बार यहाँ पर जब भी कोई स्टेटस आएगा तो वो क्या करेगा, वो यस ही वैल्यू स्टोर करेगा। तो मैंने उसके लिए क्या कर दी कि एक मेरा कॉलम था, उसकी वैल्यू हर बार जब भी कोई चीज हो रही है यस स्टोर करने से, वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैंने सेट कर दी है, ठीक है। उसी तरह से कोई वैल्यू भी जो मैं डायरेक्टली उसकी सेट कर रही हूँ, जो हर बार में वो उसी बेस के ऊपर ही उसकी वैल्यू आएगी, वो मैं उसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रही हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर आप डेट एंड टाइम करंट करोगे तो इससे क्या होगा, जो भी आपकी मशीन जिसके ऊपर आप वर्क करे उसके ऊपर कोई भी टाइम जो आपका करंटली होगा और जो डेट मेंशन होगी वो वहां से चूज कर ली जाएगी, आपको एंटर बार बार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो ही वैल्यू चूज कर ली जाएगी। अब ऑटो इंक्रीमेंट के केस में ये बात मैंने क्यों की है, क्योंकि उसमें आपकी वैल्यू जो है वो आपने एआई कर दिया, ठीक हो गया, कि वो
बाय डिफॉल्ट जो है खुद से चूज कर रहा है, लेकिन वहां पर जो वैल्यूज है वो आप उसके चेंज भी कर सकते हो। ठीक होगा, यहाँ पर जो आपकी मशीन की वैल्यू है उसी को चूज किया जाएगा। ठीक, वहां पर आपकी वैल्यू क्या है कि आप सेट करते वक्त, अल्टर करते वक्त उस वैल्यू को अपने मुताबिक स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, ये वाली चीज करने के बाद AI जो वो वाला कॉलम प्राइमरी की के लिए, इधर अगर हम डायरेक्टली सेट करें, ये है, इधर प्राइमरी की पूछेगा, प्राइमरी की कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये वाली। अब यहाँ पर क्या चीज मुझे और ऐड करनी है, अगर देखो तो टेबल से रिलेटेड कॉलम्स तो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन मुझे अपनी फॉरेन की जो है वो यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं सिंपल जो है यहाँ पर टेबल, सॉरी को यहाँ पर है सेव का कीवर्ड, इसको करें, वो कह रहे हैं अपने टेबल का नेम जो है उसको चेंज करें, क्योंकि ऑर्डर जो है वो एक हमारे पास कीवर्ड के साथ मैच कर रहा था। अब इधर आकर मुझे क्या करना है, अपनी फॉरेन की ऐड करनी है, तो मैं रिलेशनल व्यू में जाऊंगी, फिर मैं क्या करूंगी आप मुझे बताएं। इधर आकर मुझे क्या करना है, पहले हम यूजर आईडी को करेंगे। यूजर आईडी सिलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। फिर अभी हम यूजर फिर आईडी के डेटाबेस पर अगेंस्ट आप देखें क्लास, अभी यूजर आईडी के अगेंस्ट क्या मेरा ये क्रिएट होगा फॉरेन रिलेशन? आपने नहीं बताना, कोई और स्टूडेंट मुझे बताए। अभी यूजर आईडी तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, क्या इसके अगेंस्ट मेरा रिलेशन क्रिएट होगा? नहीं होगा मैम। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अभी आकर मेरे पास ये वाला कोई टेबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो जब भी अगर यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश भी करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आकर सिलेक्शन ही नहीं होगी। ठीक हो गया, सिलेक्शन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि मेरे पास टेबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। और एक और चीज यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या आ रहा है, ऑन अपडेट रिस्ट्रिक्ट और ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट। ये दो चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आपने रिलेशन बना दिया है किसी दो टेबल्स के दरमियान, फॉरेन की का और प्राइमरी की का, तो जब भी आप उन टेबल में से किसी को डिलीट करना चाहोगे तो वो क्या होगा, आपके पास रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, या कोई वैल्यू आप डिलीट करना चाह रहे हो कि इसका रिलेशन जो है वो एक फॉरेन की वाला बना हुआ है, तो यहाँ से आप वैल्यू डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि इसके अगेंस्ट अगर कोई आईडी वहां पर एग्जिस्ट कर रही है तो वहां से डिलीट वाला ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। जब ये टेबल जो है हम क्रिएट कर लेंगे, फिर मैं आपको वो एक लाइन भी रन करके दिखाऊंगी, आप लोगों को इससे और क्लियर हो जाएगा कि मैं अगर एक कोई डिलीट करना भी चाहती हूँ अपनी मर्जी चीज, तो उसके फॉरेन की के रिलेशन की वजह से वो डिलीट नहीं हो पाएगा। ठीक हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि अगर तो मैं कोई भी आईडी यहाँ पर, या जिस तरह अगर यूजर का टेबल बना होता तो क्या होता कि यूजर टेबल के साथ इस ऑर्डर टेबल का मेरा रिलेशन बन जाता, फिर अगर कुछ मैं डिलीट कर रही हूँ तो वो कह देता कि आपका तो रिलेशन दूसरे टेबल से बना हुआ है, आप यहाँ से ये वाला डेटा रिमूव नहीं कर सकते। ठीक हो गया, किस लिए? ये यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन की वजह से। अब यहाँ पर दूसरा टेबल जो मैंने बताया वो हम किसका करेंगे, लास्ट टेबल बना लेते हैं। उसके बाद क्योंकि क्लास का टाइम ओवर हो गया, बस जल्दी से इसको देख लें। ऑर्डर डिटेल टेबल। अब इसमें हम लोगों ने क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, किससे रिलेटेड लेनी थी? उसमें अगर हमने यूजर से रिलेटेड ले लिया तो मैम यहाँ ऑर्डर से रिलेटेड ले लेंगे। यहाँ अभी बताया था मैंने एक प्रोडक्ट, वहां पर हम लोगों ने ऑर्डर आईडी और वो चीज ले ली थी ना। अब हम यहाँ प्रोडक्ट का करेंगे कि प्रोडक्ट वाली स्टेटस क्या है, या ऑर्डर डिटेल आईडी। आईडी तो लाजमी एक टेबल की होती है। ठीक हो गया, वो आ गई, साथ ही वैल्यू सेट कर लेते हैं। फिर क्या लेंगे, बताएंगे कि एक ऑर्डर की वो, सॉरी, ये जो ऑर्डर क्या है इसकी आईडी के बाद कि कौन सी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की आईडी क्या आ रही है। ठीक है, फिर क्या हम बताएंगे, प्रोडक्ट से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन क्या होगी, ऑर्डर आईडी, क्वांटिटी, प्रोडक्ट क्वांटिटी। फिर मैम ऑर्डर आईडी भी एज अ रेफरेंस फॉरेन की आएगी और टोटल प्राइस ये भी लिख सकते हैं इधर। एक तो ऑर्डर आईडी आ गया। ठीक हो गया,
यहाँ पर ऑर्डर आईडी को बाद में लिखते हैं, क्यों? क्योंकि पहले प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। अभी हमारे एक मिसिंग है, वो क्या था? प्रोडक्ट प्राइस। आईडी भी आ गई, उसकी क्वांटिटी भी आ गई, उसकी प्राइस भी आ गई। यहाँ पर आकर अब हम क्या ऐड कर लेते हैं? वो ऑर्डर आईडी। ठीक है, ये इस टेबल की आईडी, ऑर्डर डिटेल की, ये ऑर्डर आईडी कौन से टेबल की है? जहां पर हमने ऑर्डर के साथ उस यूजर की इंफॉर्मेशन ली है। ठीक हो गया। और मुझे कुछ लेने की जरूरत है क्या? कुछ लग रहा है कि कुछ और मुझे कॉलम भी चाहिए या नहीं? क्योंकि हमने उसके साथ भी डील कर लिया जिसमें हमने यूजर के सारी इंफॉर्मेशन दी। ठीक हो गया। हमने प्रोडक्ट से रिलेटेड भी ले लिया, तो इसके अलावा कोई भी नहीं। अगर आप डेट टाइम देना चाहो तो यहाँ पर भी दे सकते हो, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। प्राइमरी की इधर आके सेट कर लेते हैं। इधर आप कौन कौन से रिलेशन बन रहा है? एक ऑर्डर डिटेल टेबल जो है उसका रिलेशन प्रोडक्ट वाले टेबल से भी है और ऑर्डर वाले टेबल से भी बन रहा है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये टेबल जो है, ये कैसे टेबल का काम कर रहा है? एक ऐसा टेबल जो कि मिडल में आ रहा है, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 5 में देखा था, जंक्शन टेबल। यहाँ पर किस किस टेबल से इसकी मर्जिंग हो रही है, कहाँ कहाँ से? एक प्रोडक्ट वाले से कनेक्शन इसका बन रहा है और दूसरा इसका ऑर्डर आईडी से बन रहा है। दरमियान में ये क्या पोर्ट्रे कर रहा है? एक मैनी टू मैनी रिलेशन पोर्ट्रे कर रहा है। ठीक। वैसे अगर हम बात करें सिंगल टेबल की, प्रोडक्ट से रिलेटेड इस टेबल की, तो वो वन टू मैनी का रिलेशन है। ऑर्डर से रिलेटेड इस टेबल की, तो वो भी क्या है? वन टू मैनी का रिलेशन। और जब ये इन तीनों का रिलेशन देखें तो वो क्या है? मैनी टू मैनी का। इसीलिए ये तीसरा टेबल एग्जिस्ट कर रहा था। जब हमारे पास दरमियान में एक एसोसिएटिव एंटिटी आ जाती है तो हमारे पास क्या होता है? उस एंटिटी से कोई ना कोई एरोज दूसरे टेबल से आ रहे होते हैं, तो वो वन टू मैनी के हैं, लेकिन पूरा रिलेशन कौन सा है? मैनी टू मैनी का। अब यहाँ पर मुझे क्या सेट करनी है? अपनी फॉरेन कीज। फॉरेन कीज के लिए क्या करूंगी? पहली फॉरेन की क्या बनेगी मेरी? किस डेटाबेस में से? टेबल, कौन सा टेबल होगा? उसकी ऑर्डर आईडी आ गई। ठीक हो गया। अब यहाँ पर भी कर सकते हो, दोबारा से भी करना है। एक मेरी जो है वो बन गई। यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या मेरी फॉरेन की क्रिएट हुई। किसके साथ मेरा भी सिर्फ रिलेशन बना है? एक ऑर्डर डिटेल टेबल का और ऑर्डर आईडी के साथ मैंने एक रिलेशन बना लिया है, जो इनका अगर दोनों का आपस में देखें तो वन टू मैनी का रिलेशन है। ठीक। और फिर किससे मैंने बनाना है? ये जो प्रोडक्ट आईडी है इसके लिए भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा? अब मुझे क्या बनाना है? किससे रिलेटेड? प्रोडक्ट से मैम। प्रोडक्ट से रिलेटेड। कहाँ से आएगा ये? प्रोडक्ट टेबल में से आना चाहिए। ठीक हो गया। यहाँ पर और किसकी बेस पे आना चाहिए? ओ सॉरी, प्रोडक्ट की अभी हम लोगों ने प्राइमरी की नहीं सेट की थी ना, तो जब आप प्राइमरी की उसकी सेट करोगे ना तो फिर क्या होगा? यहाँ पर प्राइमरी की का ऑप्शन आएगा तो आप उससे रिलेटेड कर लोगे। ठीक हो गया। प्रोडक्ट और कैटेगरी दोनों की अभी प्राइमरी की मैंने ऐड नहीं की थी बनाते हुए। वहां पर क्या है कि आप प्रोडक्ट की जब यहाँ पर करोगे तो उसकी जो प्राइमरी की है वो ऑटोमेटिकली यहाँ फिल हो जाएगी। आपने प्रोडक्ट आईडी सिलेक्ट करना है तो क्या बन जाएगा? आपकी दो फॉरेन कीज बन जाएंगी। और अगर आप इस टेबल को देखोगे तो क्या होगा? यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट भी एक सिल्वर की आ जाएगी जो बता रही होगी कि प्रोडक्ट आईडी एक फॉरेन की है। यानी प्रोडक्ट और ऑर्डर के दरमियान, इन दो टेबल के दरमियान क्या रिलेशन बन रहा है? हमारा मैनी टू मैनी का बन रहा है। और अगर ऑर्डर डिटेल प्रोडक्ट का रिलेशन देखें और ऑर्डर टेबल और ऑर्डर डिटेल वाले टेबल का देखें तो इनका इंडिविजुअली क्या रिलेशन बन रहा है? वन टू मैनी का। ठीक हो गया। ये बात सबको क्लियर हुई है कि प्रोडक्ट और ऑर्डर इन दो का रिलेशन जो है यहाँ पर क्या है? मैनी टू मैनी का रिलेशन बन रहा है। और यहाँ पर ऑर्डर डिटेल टेबल और प्रोडक्ट का इन दोनों का रिलेशन और ऑर्डर
टेबल और ऑर्डर डिटेल, इन दोनों का रिलेशन क्या बन रहा है हमारे पास, 1 to many का। ये बात सबको समझ आई है? यस मैम। बाकी सबको भी समझ आ गई है? क्लास सबको ये बात समझ आ गई है? हाँ मैम, आपसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि एक रिकॉर्डिंग जो है वो आपने सेंड नहीं की हुई क्लासरूम पे। मैम वो 16 नवंबर की है, तो वो आप प्लीज़ चेक कर लें अगर आपके ठीक पास हो है गया, तो 16 सेंड कर नवंबर की आपने मुझे डेट बता दी है, मैं चेक कर लूंगी। यहाँ तक कोई दें। क्वेश्चन है तो पूछ लें, और वो एलियास वाली बात जो है मैं आप लोगों को कंफर्म करके जो है वो बता दूंगी इंशाल्लाह। आप नेक्स्ट क्लास में, आप मंडे वाली हमारी क्लास होगी, ठीक हो गया, वो एज वाली बात वो बता दूंगी। मुझे भी लग रहा है वो उनकी बात सही, क्योंकि ऊपर कॉलम नेम मैंने स्पेसिफाई नहीं किया था, तो मे बी वो मैं यहाँ पर गलत तरीके से एक्सेस कर रही हूँ। वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को मंडे की क्लास में ही बताऊंगी। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर पूछ सकते हैं, कहीं से भी कोई बात समझ नहीं आई तो। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।